अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM 4K टीवी का प्रोग्राम नात बदारियां, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मिस्र स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर सीनियर कॉलम निगाह तजिया कर अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आलमी बरादरी ने ना सिर्फ हमारी मुश्किलात को समझा है बल्कि दिल खोल कर तावन भी किया है। क्या यह मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी नहीं? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? समीर, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पहली बात तो हम बार बार प्रोग्राम्स में कह रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। जी, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो 6 अरब डॉलर से भी कम रह गए थे। जी। खैर इसाक डार साहब ने उसकी तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास 10 अरब डॉलर हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। ये दिल रखने के लिए उन्होंने कहा, दिल को खुश रखने को, गालिबियत को वहाँ अच्छा है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे, अगर वो 7 अरब डॉलर भी थे तो वो हमारे अपने नहीं थे। उसमें 3 अरब सऊदी अरब के थे, इसी तरह चाइना के थे, और हमारे जो UAE मुत्तहिदा अरब अमारात उनके डॉलर्स थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। इस सूरत हाल में पाकिस्तान एक तरफ ये था कि हमारे पास डॉलर नाम की कोई चीज़ नहीं है, मार्केट से डॉलर गायब हो गया। दूसरी तरफ ये हुआ कि गंदम का बहरान जो है उसने सर उठा लिया। सर्दी की शिद्दत ने इस्लाम मुतासरीन जो थे उनकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। तीसरा ये हुआ कि IMF ने उन्होंने कहा कि 10 दिन की मोहलत है आपके पास, आपने हमारे जो 10 अरब डॉलर देने हैं अक़सात की सूरत में, जो कर्जा वापस करना है वो हमें दे। पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर पर चला गया, और हम कह रहे थे, बार बार हम कह रहे थे कि ये बड़े नाजुक तरीन मोड़ पर हैं हम, और पाकिस्तान किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन हुकूमत जो बार बार कह रही थी, इसाक डार साहब ने बार बार कहा, उन्होंने कहा मेरे से लिखवा लें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। जी। अब समझ नहीं आ रही थी कि वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं। ऐसे में बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी, नौजवान आदमी। लेकिन मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतने विजनरी हैं, लेकिन जो उनके साथ लेगसी है, मतलब उनकी वालदा का, उनके नाना का नाम जो है, फिर उनकी वालिद साहब की अपनी एक सियासी बसीरत है। आप बेशक पसंद ना करें आसफ अली जरदारी के तरीका सियासत को, लेकिन उनके वालिद साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, हालात को बड़ी तेज़ी से समझते हैं और बड़ी तेज़ी से फिर फैसले करते हैं, और फिर ना सिर्फ फैसले करते हैं, बड़ी तेज़ी से उन पर अमल दरामद भी करते हैं। आसफ अली जरदारी साहब, अच्छा वो करप्ट हैं, वो नहीं हैं, वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, वो हार्स ट्रेडिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये मेरा मौजूद नहीं है। लेकिन आसफ अली जरदारी की जो क्वालिटी है मैं उसकी बात करूँ तो बिलावल भुट्टो के पास जो लेगसी है अपनी वालदा की शक्ल में, अपने बाप की शक्ल में, और बेखसूस बड़े सगीर का सबसे बड़ा पॉलिटिक्स का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके नाना, ये सारी चीज़ें बिलावल भुट्टो के साथ जुड़ी हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौका पर डेफिनेटली सोचा होगा कि अगर इस वक्त मेरी मामा या मेरे नाना अगर वो होते इस मुश्किल वक्त में तो वो क्या करते। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी जल्दी से एक फ़ैसला लिया कि हम आलमी बरादरी के पास जाते हैं, जिनेवा कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ अपने मसाइल से आगाह करते हैं। जी। और फिर आलमी बरादरी, उन्होंने अपने वज़ीर आज़म से बात की होगी और उस पर फौरी तौर पर फिर अमल हुआ। अच्छा, वज़ीर आज़म की क़यादत में एक वफ़द गया हमारा, उसमें इसाक डार साहब भी थे, उसमें अहसन इकबाल भी थे, शीरी रहमान भी हमें नज़र आई। तो ये सारे लोग जब गए हैं, पूरी एक काबीना के अहम तरीन लोग, इन्होंने जाके फिर जिनेवा में आलमी बरादरी के सामने अपने मसाइल रखे हैं। और वज़ीर आज़म ने पहले दिन ही बताया आलमी बरादरी को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कि जो सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं उनकी बहाली के लिए हमें 16.3 अरब डॉलर चाहिए। ये वज़ीर आज़म ने बताया, और उन्होंने कहा कि इसमें से 50% जो है हम अपने वसाइल से पैदा करेंगे। उनके कहने का मकसद ये था कि 8 अरब डॉलर जो है ना आलमी बरादरी हमें दे। हैरत की बात ये कि किसी को नहीं लग रहा था कि इस मौका पर आलमी बरादरी जो पाकिस्तान की मुश्किलात को समझेगी, हमारे मसाइल को समझेगी, और पाकिस्तान जैसे डिफ़ॉल्ट होने की आखिरी नहज पे पहुंच गया है। पाकिस्तान इस गर्दाब से निकला है। हैरत की बात है, आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के मसाइल को समझा है, और अब तक 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो इमदाद है उसका ऐलान हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। 3 साल में वो हमें लोग इमदाद देंगे, इनकी बहाली के लिए हमें इतना ही वक्त चाहिए। तो अब लग रहा है कि अगर ईमानदारी से, जैसे पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान में जितनी भी इमदाद आज तक आई है उसमें बंदर बांट हुई है, अशराफिया लूट के खा गए हैं, आज तक मुतासरीन तक वो पैसे नहीं पहुंचे। 10 अरब डॉलर अगर मुतासरीन तक पहुंच जाते हैं और उनकी बहाली पे लगाए जाते हैं तो आप बिलीव करें कि यूरोप बन सकता है, सिंध यूरोप बन सकता है, वो खिता पंजाब का जो मुतासिर हुआ है। अभी तक तो शरीत ही है कि वो सारे के सारे पैसे सिंध में लगेंगे। खैर, अगर सारे 10 अरब डॉलर जो हैं वो सिंध में भी लग जाते हैं तो वही पाकिस्तान है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। सिंध के जो हारी हैं क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? तो सारे के सारे पैसे वहाँ लग जाए, मुझे तो खुशी होगी।
अगर वहां भी लगते हैं तो आप याद रखिए सिंध का जो पिसा हुआ तबका है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, वो कराची से बेहतरीन जिंदगी बसर करेंगे। तो अल्लाह करे कि ये $10 अरब जो है वो मुतासरीन पर लगे। इसकी शफाफियत को यकीनी बनाना इदारों की जिम्मेदारी है, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जैसे हमारी सियासी क़यादत मुतहर्रिक हुई, उन्होंने हालात को भांपा, उन्होंने आलमी बरादरी से रजू किया, वो फौरी तौर पर वो अक़वाम मुत्तहिदा के IMF के जो DG हैं उनके साथ वज़ीर आज़म राब्ते में हुए, उन्होंने फौरी तौर पर उनसे रब्ता किया, उन्हें अपनी मुश्किलात से आगाह किया और बताया कि $10 अरब हम फौरी तौर पर नहीं दे सकते जी, तो इसमें हमें रिलीफ चाहिए। अच्छा, IMF ने भी आपकी बात को ना सिर्फ सुना बल्कि उसे समझा और उस पर अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। लगता है आने वाले 3, 4, 5, 10 दिनों में, हफ्ते में, ये आलमी सतह के मामलात होते हैं, इसमें महीना 2 महीने लग भी सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जिस बहरान का हमें सामना था उसको हल करने में कामयाब होगी। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो फौजी क़यादत है उसने भी इस संगीनी को भांपा है। जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने जब देखा कि एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान है तो उन्होंने भी फिर ये फैसला किया कि मैं भी इसमें अपना हिस्सा डालूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे पहले सऊदीया गए हैं, वहाँ के वली अहद से मिले हैं और वहाँ के जो वली अहद हैं उन्होंने बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल किया है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतनी इज्जत दी है कि मेरा तो दिल खुशी से बाग बाग हो गया और सऊदी अरब की एक दफ़ा फिर मेरे दिल में मोहब्बत और जो एहतराम है वो बढ़ा है। उन्होंने पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ने से गुरेज किया और फैसला किया कि हमने पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होने। सऊदी अरब ने $5 से $6 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर में बतौर अमानत देने का प्रॉमिस कर लिया और ये उम्मीद है कि हफ्ते में, एक हफ्ते 10 दिन में सऊदी अरब से मजीद $5 या $6 अरब जो हैं वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में आ जाएंगे। और अगर इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब नहीं भी हैं तो फिर हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसी पर इक्तफा नहीं किया, लग रहा है कि वो अब चाइना भी जाएंगे, वो तुर्की भी जाएंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनके जो सरबराहान हैं उनसे मिलेंगे और उनसे भी कहेंगे कि पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ है। अगर कुल मिला के ये कोई 15 से $20 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर में ले आते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हम सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है और लोगों की कुव्वत ख़रीद से हर चीज़ बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लग ये रहा है, एक उम्मीद पैदा हुई है कि सारी क़यादत ने चूँकि इस ख़तरे को भांपा है और बड़ी तेज़ी के साथ इस पर वर्क किया है, तो लग रहा है कि पाकिस्तान आने वाले चंद हफ्तों में या 2-3 महीनों में इन सारी मुश्किलात से निकल आएगा। एक खदशा बाकी है कि IMF ने जो पाकिस्तान से मुतालिबात रखे हैं, जो मेरे तक इतलात पहुँची हैं, वो ये है कि एक तो बिजली के यूनिट जो हैं उनमें बेपनाह इजाफा किया जाए, फिर ये है कि जो गैस की कीमत है उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। पेट्रोल में कोई $30 के इजाफे का उन्होंने मुतालबा किया है, यानी कि बिजली, गैस और मैं अर्ज़ कर रहा था बिजली और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा। एक तो ये कि बिजली की कीमत में पेट्रोल जो है वो $30 बढ़ा दिया जाए पर लीटर, बिजली जो है वो महंगी की जाए और गैस तो हद कर दी जाए, गैस जो है वो 3 गुना ज़्यादा और महंगी कर दी जाए। मतलब अगर आप $100 दे रहे हैं पहले तो आप $400 दिया करेंगे, अगर 1000 दे रहे हैं तो 4000 देंगे। तो ये जो एक अलार्मिंग सूरत हाल है, मतलब ये कि सब कुछ करने के बाद भी बोझ तो फिर अवाम पे आ रहा है ना, ये इंतहाई खतरनाक बात है। और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि हुक्मरान जो कुछ भी कर रहे हैं खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। आप जो भी करें, जहाँ से भी पैसे लाएं, उनकी अदायगी एक तो अवाम ने करनी है, दूसरा जो मर्जी आप करें खमियाजा अवाम ने भुगतना है। अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि अगले आने वाले 3-4 महीनों में कि पेट्रोल जो है वो $30 के करीब लीटर महंगा हो जाता है, गैस जो है वो 3 गुना ज़्यादा महंगी हो जाती है, इसी तरह बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है, ये सारी चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं, बिजली, पेट्रोल और गैस, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। फिर आप सब्जियां भी महंगी होंगी, फल भी महंगे होंगे, दालें महंगी होगी, आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, घी महंगा होगा। तो जो अशिया ज़रूरिया हैं, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, उनकी कीमतों पर बेपनाह असर पड़ेगा। तो आम आदमी पिसके रह जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सर्दी जो है वो अपनी शिद्दत के साथ है, बेरोज़गारी इतनी है कि बड़े बड़े जो यूनिट हैं वो बंद हो गए हैं। हम उस पर बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। मिलर ट्रैक्टर बंद हो गया, यहाँ सुजुकी बंद हो गई, मतलब बहुत बड़ी बड़ी यहाँ से जो बाहर से आए थे जैसे टेलीनार जैसी कंपनियां, वो भागने का सोच रही हैं। जो बड़े सरमायाकार थे जो पाकिस्तान में आए थे उन्होंने सरमायाकारी की,
उसके बाद बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में लग रहा है कि बेरोजगारी में और इजाफा होगा। अगर ये होता है ये सारा कुछ, तो पाकिस्तान के अवाम तो पिस के रह जाएंगे। मतलब ये खुशाइन बात है कि आपके मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं, लेकिन ये उससे ज्यादा ये हंसने की बात है और रोने की बात ये है, वो पता है ना वो कहानी कि एक बादशाह ने अपनी बेटी को जब 3 बातें पहले बताई तो वो हंसने लगी, बाद में बताई तो वो रोने लगी। तो ये जो पहली चीजें मैंने सुनाई है कि डॉलर्स आ रहे हैं, ये हंसने वाली बात है, खुशी की बात है, खुशी के शाद जाने की बात है कि अब डॉलर की रेल पे रो रही। और दूसरी उससे जुड़ी हुई खबर कि अगर पाकिस्तानी अवाम पे फिर बोझ गिरता है, उन पे नज़ला गिरता है और पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में दोबारा से पीसना शुरू कर दिया जाता है, तो ये रोने वाली बात है। पाकिस्तानी अवाम अब किसी और इस तरह के बोझ का मुतहम्मल नहीं हो सकती, वो नहीं सहार सकती इस तरह का कोई भी बोझ। अब मैं गुजारिश करूंगा हुक्मरानों से कि आपने अवाम को मलहूज़े खातिर रखना है, अवाम पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना। अगर अब आप अवाम पे ये जो मुश्किल फैसले कि आप गर्दान कर रहे हैं, अगर आप ये सारे मुश्किल फैसले अवाम के लिए करेंगे तो एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला फिर पाकिस्तान के अवाम भी करेंगे। और अगर पाकिस्तान के अवाम ने वो मुश्किल फैसला कर लिया तो उसके बाद फिर ये हुक्मरान जो हैं ये अपने इक़्तिदार को नहीं बचा सकेंगे। पाकिस्तान अपने नाजुक दौर से गुजरा है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं अभी उन्हें होश नहीं आया, अभी उन्हें शऊर नहीं आया, अभी तक पाकिस्तान के अवाम जागे नहीं। तो मैं जहाँ खुशखबरी सुनाई है वहाँ बताया कि ये प्लानिंग हो रही है कि बोझ जो है वो अवाम पे डाला जाए, बिजली महंगी कर दी जाए, पेट्रोल महंगा कर दिया जाए, गैस महंगी कर दी जाए और गैस बेपनाह महंगी कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरसेंगे। इस वक्त आटे का शदीद बहरान है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम दुनिया का 5वां या 8वां बड़ा मुल्क है जो गंदम की पैदावार में, हम 5वें नंबर पे हैं। चले 8वें नंबर पे भी कुछ लोग कहते हैं, 8वें नंबर पे मान लिया। तो दुनिया का जो 5वें या 8वें नंबर पे सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, वहां पे एक तो आटा जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए, 185 रुपए किलो हो जाए, ये हैरत की बात है। 150 रुपए किलो, ये ना समझ में आने वाली बात है। वहां उस मुल्क में आटा सिरे से मिले ही ना, लोग उसके पीछे भागे, आटे के ट्रक के पीछे, और अपनी जान से जाते रहें, तो ये एक सवालिया निशान है। और उसने कहा था ना सागर सिद्दीकी ने कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से बड़ी भूल हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब कभी रात की तन्हाई में एक दफ़ा सोचे कि उनसे क्या भूल हुई है। इमरान खान साहब एक दफ़ा ज़रूर सोचे कि उनसे क्या भूल हुई है। जो भी उनसे भूल हुई है उसकी तलाफ़ी करें। आखिर में एक मिसाल सुना के तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। कहा जाता है कि एक बादशाह सलामत जो थे वो अपने अमीरों, वज़ीरों, शुरफा, वज़रा के साथ और अपने मुसाहिबीन के साथ एक सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक अनार का बाग आ गया। जब उन्होंने बाग देखा तो उनका जी चाहा कि मैं यहाँ उसका अनार का जूस पीऊँ। तो बादशाह सलामत रुके और उस बाग का माली था, उसका जो बागबान था, जो मालिक था, उसे कहने लगे यार मैं जूस पीना चाहता हूँ। उसने कहा कोई इशू नहीं है। उसने एक अनार तोड़ा, एक प्याला लिया और उसने जब अनार निचोड़ा तो एक अनार ने पूरे का पूरा प्याला भर दिया जूस का। बादशाह सलामत हक्का बक्का रह गया कि एक अनार एक इतना बड़ा प्याला भर सकता है। अब अनार इतना मीठा, इतना खुश जायका कि हादी नहीं, बादशाह ने पिया तो उसे मजा आ गया। बादशाह सलामत ने कहा कि यार ये बाग तो मेरी मलकियत है। दूसरे दिन में सोचा, उसने कहा कि अब मैं जहां भी जा रहा हूँ वापसी पर मेरे लिए अहकाम जारी करने हैं कि ये बाग जो ऐसे छीन, ऐसा खुश जायका फलों वाला बाग तो मेरी मलकियत होना चाहिए। तो बादशाह के दिल में जब ये बात है, उसने ठान ली कि ये बाग इससे मैंने छीन लेना है। तो बादशाह ने उसे कहा कि एक प्याला और बनाओ। उसने दूसरे प्याले के लिए जब अनार तोड़ा, उसे प्याले में निचोड़ा तो वो तो समझ लें कि आधा भी नहीं हुआ। फिर उसने एक और अनार निचोड़ा, फिर उसने एक और अनार निचोड़ा, तब जाके प्याला भरा। तो बादशाह हैरान हुआ। उसने कहा पहले अनार में और इनमें क्या फ़र्क था? उसने कहा बादशाह सलामत ये मेरी ज़िंदगी का हैरान कुन वाक़या है। आज तक दूसरा अनार नहीं मुझे निचोड़ना पड़ा एक प्याला भरने के लिए, तो आज तो 3 अनार निचोड़ने पड़े हैं। और मैं हैरान हूँ कि पहला प्याला जब मैंने भरा है तो आपके सामने एक अनार से भरा है। तो बादशाह ने कहा इसकी क्या वजह है कि अब अनार दूसरे? उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे मुल्क का जो भी हुक्मरान है उसके दिल में कोई खोट आ गया। बादशाह सलामत काम गया। उन्होंने कहा हो मेरे दिल में वाकई खोट आ गया। तो बादशाह ने तौबा की। उसने कहा कि मैं इसका बाग नहीं छीनूंगा। उसने कहा प्याला भरो। तो जब उसने प्याला भरा तो वो फिर भर गया एक अनार से। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके हुक्मरान जो है उनके दिलों में खोट आ जाए, जब वो ये सोच लें कि मुर्गी के जरिए भी मैंने पैसे कमाने हैं, रोटी के जरिए, आटे के जरिए भी मैंने पैसे कमाने हैं, दालों के जरिए भी मैंने पैसे कमाने हैं, घी के जरिए भी हमने अपने खजाने पर, तो फिर उनकी नीयत में जब खोट आ जाता है, अवाम से लूटना शुरू कर देते हैं वो, तो उस वक्त बरकत उठ जाती है। तो आप देख लें सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क
उसके अवाम जो है 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं, आटे के एक थैले के लिए वो अपनी जान दे रहे हैं। तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए, शहबाज शरीफ से लेकर आसफ अली जरदारी से लेकर मौलाना फजल रहमान से लेकर आसफ अली जरदारी से लेकर बिलावल तक, उन सबको सोचना चाहिए कि उनके पास तो इतनी दौलत के अंबार है, अगर अवाम को लूटने की वो नीयत जो उन्होंने की हुई है अगर उससे तौबा कर लें तो देख लीजिएगा फिर बरकत पैदा हो जाएगी, फिर आटा भी मिलेगा इस मुल्क से, फिर चावल भी मिलेंगे, फिर चीनी भी मिलेगी, किसी चीज़ जरिए अजनास जो हैं और खाने पीने की जो अशिया हैं उनमें बेबरकती नहीं होगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर पे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।